अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मणिपुर में कई दिनों से जारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के वाक़यात सामने आ रहे हैं। चारशंबे की रात नोनी ज़िले के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास में लैंडस्लाइड की चपेट में 107 टेरिटोरियल आर्मी का कैंप आ गया। इस हादसे के बाद दर्जनों जवान मिट्टी में दब गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 13 जवानों की लाशें बाहर निकाली जा चुकी हैं, जबकि 19 जवानों को रेस्क्यू किया गया। वहीं 30 से 40 से ज़्यादा अभी दबे हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के वज़ीर आला बीरेन सिंह से बात कर हालात की जानकारी ली और मरकज़ की जानिब से हर मुमकिन मदद करने का तयख्खुन दिया। बीरेन सिंह ने इस हादसे को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। जख्मियों की मदद के लिए डॉक्टरों की एक टीम मौके पर रवाना हो गई है। जख्मियों को इलाज के लिए नोनी आर्मी मेडिकल यूनिट लाया गया। लैंडस्लाइडिंग की वजह से इजाई नदी का बहाव काफ़ी मुतासिर हुआ। ये नदी तामेंगलोंग और नोनी ज़िलों से होकर बहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शहरियों के भी मलबे में दबे होने का अंदेशा है। Then the water rose up. जब हम मॉर्निंग में गए थे सर, इस फ्लड पानी यहाँ रुकने के कारण ये सारा का सारा मध्य गाँव में पानी चला गया। जितने भी गाँव के लोग थे वो भी पानी के अंदर फंस गए। ये जितना भी ऊपर से मिट्टी आ रहा है, ये पानी इतना हो गया था कि मिट्टी के साथ साथ ऊपर से नीचे बह रहा। सर आप जहाँ ग्रीन पैच देखें सर, जहाँ पे हमारी सीढ़ी भी नीचे आई है, उसके बाद ग्रीन पैच है और इन्होंने एक छोटा सा रास्ता भी दिया। यहाँ पे गाँव के 4-5 घर भी थे, उसमें एक कपल अपनी दुकान से चुना। शिवसेना बागी ग्रुप के कायद एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के वजीर आला ओहदे का हलफ ले लिया। इसके साथ ही गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत में चल रही सियासी उथल पुथल का कुछ हद तक खात्मा हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, जिनके वजीर आला बनने की कयास आराइयां हो रही थी, उन्होंने नायब वजीर आला ओहदे का हलफ लिया। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों को महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। अब काबीना की तौसी का अमल अंजाम पाएगा और आने वाले दिनों में शिवसेना व बीजेपी कायदीन की बतौर वजीर हलफ बर्दारी होगी। इससे कबल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने गवर्नर कोश्यारी से मुलाकात की, जिसके बाद फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया कि वो वजीर आला नहीं बनेंगे, बल्कि एकनाथ शिंदे वजीर आला का ओहदे का हलफ लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि एकनाथ काबीना में वो शामिल नहीं होंगे। फिर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को नायब वजीर आला बनना चाहिए। उनकी तरफ से बड़ा दिल दिखाया गया, लेकिन उन्हें इस हुकूमत में शामिल होना चाहिए। नड्डा की इस अपील को देवेंद्र फडणवीस ने मान लिया और महाराष्ट्र का नायब वजीर आला बनने पर रजामंदी की मोहर लगा दी। वाज़ेह है कि चारशंबे के रोज उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे, मेरा विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था, वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मी वारंवार आपल्या श्री बोललेलं आहे की बाळासाहेबांचं हिंदुत्व, त्यांची भूमिका आणि जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामं आणि राज्याचा विकास हा अजेंडा घेऊन आम्ही पुढे निघालेलो आहोत। आणि शिवसेना पक्ष जे काही कायदेशीर प्रक्रिया आहे, जास्तीचे आमदार आणि सहयोगी अपक्ष आमदार असे 50 आमदार आज आम्ही एकत्र आहोत। गेले काही दिवस एकत्र आहोत। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से जारी सियासी उठापटक आज खत्म हो गई। महाराष्ट्र के नए वजीर आला के लिए शिवसेना के बागी एमएलए एकनाथ शिंदे के नाम पर मुहर लगने के बाद उन्होंने हलफ भी ले लिया। इस बात की जानकारी जैसे ही गोवा के होटल में ठहरे शिंदे ग्रुप के एमएलए को मिली थी, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एमएलए ने जश्न मनाने के लिए शिंदे के कैंपेन सॉन्ग पर ही डांस करना शुरू कर दिया। उन्होंने मराठी जबान में हम दिन रात जनता के साथ नारे भी लगाए। कई एमएलए तो टेबल पर चढ़ गए और डांस करने लगे। शिंदे ग्रुप के सभी बाकी एमएलए 4 जुम्मे को गुवाहाटी से गोवा के होटल ताज कन्वेंशन पहुंचे थे। शिवसेना कायद संजय रावत जुमे के रोज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगे। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। रावत ने कहा कि उन्होंने जमीन घोटाले मामले में समन उन्हें भेजा गया था। ईडी ने पात्रा चाल जमीन घोटाले केस में पूछताछ के लिए रावत को 29 जून को हाजिर होने का नोटिस दिया था। इसके बाद रावत के वकील ने मुंबई ईडी ऑफिस जाकर पेशी के लिए मोहलत मांगी थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कम वक्त मिलने का हवाला दिया था। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू के मुबैना कातिलों को उदयपुर जिला अदालत ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम इन कातिलों को जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड मांग सकती है। माना जा रहा है कि एनआईए इन मुलजिमीन को दिल्ली नहीं ले जाएगी। राजस्थान पुलिस ने जुमेरात की शाम को भारी सिक्योरिटी इंतजाम के बीच दोनों मुलजिमीन को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में वकीलों ने दोनों मुलजिमीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू के मर्डर के मामले में अब तक एक नई थियरी भी सामने आ रही है। कातिलों के दहशतगर्दों से कनेक्शन को लेकर राजस्थान हुकूमत और एनआईए अलग अलग दावे कर रही है। इस वाकये की जांच
हाथ में लेने के बाद एनआईए ने दावा किया है कि फिलहाल इन कातिलों का किसी दहशतगर्द तंजीम से लिंक सामने नहीं आया, जबकि एक दिन पहले राजस्थान हुकूमत ने दावा किया था कि दोनों आलमी दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े हुए थे। इससे पहले उदयपुर में दहशतगर्दों के हाथों मारे गए कन्हैयालाल के घर वालों से जुमेरात के रोज राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने मुलाकात की। गहलोत ने कन्हैयालाल के घर वालों को हर मुमकिन मदद देने का तयक़ुन दिया। गहलोत ने मीडिया से कहा कि एनआईए 1 महीने के अंदर इस केस में जल्दी सजा दिला दे, ऐसा इंतजाम किया जाएगा। एनआईए को समझना चाहिए कि रियासत के लोगों के जज्बात क्या हैं, कन्हैया को सिक्योरिटी दी गई या नहीं, क्या कमी रही, सभी चीजें एनआईए की जांच में सामने आ जाएंगी। एनआईए की जांच पर भरोसा करना चाहिए, जांच बहुत ही इम्पार्शियल होगी, हम पूरा ताउन करेंगे। इस वाकये ने पूरे मुल्क को हिला दिया। वहीं कन्हैया के बेटे हर्ष साहू ने बताया कि सीएम ने तयक़ुन दिया कि उन लोगों को फांसी होनी ही है। एक सरकारी नौकरी देने का भी तयक़ुन दिया गया है। पहले जो जांच हो रही थी उसे उन्होंने कहा कि हम मुतमईन नहीं है, मगर अब जो पिछले 2-3 दिन से जांच हो रही है उससे हम मुतमईन हैं। हर्ष ने कहा कि अब हमारे मन में कोई डर नहीं है, सभी लोग साथ हैं। सीएम, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ मीटिंग करेंगे, वो फिर आगे की जो कार्रवाई की जानी है उस पर वो कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने रियासत के लोगों से अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की अपील करते हुए लोगों को यकीन दिलाया कि मुजरिम चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो और किसी भी मजहब या फिरके से ताल्लुक रखता हो, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। गहलोत ने आज सुबह सोशल मीडिया पर रियासत के लोगों से अपील करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम रियासत में अमन, फिरकावाराना हम आहंगी और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। उदयपुर की जो घटना हुई है उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जिस तरीके से हत्या की गई वो एक जघन्य अपराध है। हमने तत्काल त्वरित कार्य करते हुए दोनों मुलजिमों को पकड़ लिया, एसओजी एटीएस को केस दे दिया और पूरी रात भर में पता लगा लिया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित है ये घटना। इसके मायने होता है कि आतंकवाद से संबंधित घटना है। ये कोई दो धर्मों के बीच में झगड़ा होने वाली बात नहीं है। इसलिए जब ये यूएपीए के अंतर्गत जो आतंकवाद गतिविधि होती है उनकी धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया एसओजी द्वारा, तो स्टेट गवर्नमेंट तरफ से बहुत तत्काल कार्रवाई हुई है। और कल मैंने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से जब मीटिंग ली तो सबने एक स्वर में इस बात की तारीफ करी। दो बातें, एक तो अभियुक्त पकड़े गए, भाग सकते तो मुश्किल हो जाती, पता नहीं वो कहाँ जाते, और दूसरा जो धाराएं लगाई गई है अंतर्राष्ट्रीय
संगठनों से इनके संबंध होना, पाकिस्तान इनका जाना, ये तमाम जानकारी प्राप्त कर ली गई और यूएपीए के अंतर्गत जो केस दर्ज किए गए हैं आतंकवाद के नाम पे, उसके बाद में एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस ले लिया है। अब एसओजी उनको पूरा सहयोग करेगी क्योंकि उनका दायरा बड़ा दायरा होता है। वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जब कोई ऐसी घटना होती है आतंकवाद की, उसी रूप में वो पहले बैकग्राउंड देख करके तमाम तरीके से इसको प्रयास करती है कैसे हम तय तक पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि एनआईए भी त्वरित कार्रवाई करके जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सजा दिलवाए इनको। और न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर जो हाल में 2018 के एक मुतनाज़िया ट्वीट के सिलसिले में पुलिस हिरासत में है, उन्होंने जुमेरात को पुलिस रिमांड को चैलेंज पेश करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मंगल के रोज पटियाला हाउस कोर्ट में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिंहदास सरोबिया ने 2018 में पोस्ट किए गए ट्विटर पर एक ट्वीट से मुतालिक दिल्ली पुलिस को जुबैर की 4 दिन की हिरासत में लेने की इजाजत दी, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर एक तबके के मजहबी जज्बात को मजरूह किया। जैसा कि उनके वकील ने जुमेरात को मामले का तस्करा किया, हाईकोर्ट की तातील बेंच जुमे को इस पर समाअत के लिए तैयार हो गई। मामले की कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने जुबैर से उसका लैपटॉप बरामद करने के लिए बेंगलुरु के लिए परवाज भरी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स पर मुख्तलिफ मवाद को अपलोड करने के लिए किया था। जुबैर पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 153A मजहब, जात, मकाम पैदाइश, रिहाइश की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना और 295A के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में कहा गया है कि इस तरह के पोस्ट की नशर व इशाअत क़सदन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से खास तबके के मजहबी जज्बात मजरूह करने के इरादे से और अमन व अमान को मुतासिर करने के इरादे से किया गया है। पंजाब असेंबली में फौज में भर्ती की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तजवीज़ पास हो चुकी है। सीएम वजीर आला भगवंत मान ने यह तजवीज़ पास की, जिसमें उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जमकर सवाल उठाए। मान ने कहा कि अगर ये स्कीम इतनी अच्छी है तो फिर पहले बीजेपी वाले अपने बेटों को अग्निवीर बनाएं। बहस में बीजेपी ने इस तजवीज़ को लाने को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस और अकाली दल ने इसकी तायद की। बहस के बाद इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया। सीएम मान ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर स्कीम वापस लेने की मांग करेंगे। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਟਰਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ बाकी स्टेटां दे नाल पंजाब दे भी 2 3 4 कई बारी नौजवान शामिल होंदे ने। असीं उन्हां दे भोगां ते जाके आउंदे आ, असीं उन्हां दे संस्कार। मानयोग मुख्यमंत्री साहब तुसीं पहला पेश कर लो जी। मैं वही उहदे विच ही है सर, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन। सो इत्थे जिक्र करना जरूरी है सर कि हथियारबंद दस्तियां विच पंजाब दे लगभग 1 ਲੱਖ तो वध सैनिक सेवा कर रहे हैं। इन्हां चों कई हरेक साल देश दीआं सरहदां दी राखी लई बलिदान भी दिंदे ने। साहस ते बहादरी लई दुनिया भर जाने जांदे पंजाबी नौजवानां लई भारतीय हथियारबंद दस्तियां विच सेवा करना मान अते सन्मान दा प्रतीक है। इस स्कीम ने पंजाब दे नौजवानां नूं उन्हां दे सुपनिआं नूं तहस नहस कीता, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ फौजी वजों हथियारबंद दस्तियां 'ਚ शामिल होना चाहुंदे सी। इस स्कीम दे हथियारबंद दस्तियां दी रवायत राहीं वफादारी ते मान सम्मान नूं भी कमजोर कीता। मैं खुद भी होम मिनिस्टर साहब नाल गल करूंगा।
बिहार असेंबली के मॉनसून सेशन के आखिरी दिन जुमेरात को भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ का हंगामा जारी रहा। वक्फा सवालात के दौरान ही हिज़्ब इख्तिलाफ ने अग्निपथ के हवाले से नारेबाजी शुरू कर दी। बिहार असेंबली के मॉनसून सेशन के आखिरी दिन स्पीकर विजय कुमार सिन्हा नहीं पहुंचे, लिहाजा असेंबली में कामकाज कराने की जिम्मेदारी महेश्वर हजारी ने संभाली। जुमेरात की रोज कार्रवाई का आगाज होते ही हिज़्ब इख्तिलाफ ने अग्निपथ को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान असेंबली के डिप्टी स्पीकर मामले को वक्त पर उठाने की दरखास्त करते रहे। दरिया असना हिज़्ब इख्तिलाफ के कानूनसाज अपनी सीट पर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। हिज़्ब इख्तिलाफ के हंगामे के दरमियान वक्फा सवालात चलाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान इस बीच वेल में भी पहुंच गए और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ऐवान में बीजेपी के संजय सरोगी अपनी बात कह रहे थे। उनकी बात जैसे ही खत्म हुई, असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने एक और सवाल लेना चाहा, लेकिन अपोजिशन की नारेबाजी इतनी तेज हो गई कि उन्होंने ऐवान की कार्रवाई को लंच तक के लिए मुअत्तल कर दिया। इससे पहले ही फौजी भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के हवाले से अपोजिशन के अरकान ने ऐवान के बाहर भी मुजाहरा किया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2 वर्षों के वक्फे के बाद जुमेरात की सुबह पहलगाम में वाक़े ननवन बेस कैंप से करीब 3,500 यात्रियों के पुत्र गुफा की तरफ रवाना होने के साथ शुरू हो गई। जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग पीयूष संगला ने 2,750 यात्रियों पर मुश्तमिल पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मौसूफ जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि 43 दिनों पर मुहित इस यात्रा के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि यात्री अपने आप को महफूज महसूस कर सकें और वो अच्छे तरीके से पुत्र गुफा का दर्शन कर सकें। यात्रियों में भी काफी जोशो खरोश देखा गया और वो हर हर महादेव के नारों की गूंज में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। एक खातून यात्री ने खुशी का इजहार करते हुए मीडिया को बताया कि 2 बरस बाद इस साल यात्रा का मौका नसीब हुआ, जिसके लिए वो बहुत खुश हैं। सदारती इंतखाबात के लिए दाखिल किए गए 115 पर्चे नामजदगियों में से सिर्फ 2 उम्मीदवार कौमी जमहूरी इत्तेहाद के द्रौपदी मुर्मू और मुश्तरका अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल और सदारती इंतखाबात के रिटर्निंग ऑफिसर PC मोदी ने जुमेरात को कहा कि सदारती इंतखाबात के लिए 15 नामजदगियां दाखिल करने का अमल नामजदगी दाखिल करने का अमल 15 जून को शुरू हुआ था और नामजदगियों के आखिरी दिन 29 जून तक जुमला 115 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए थे। उन्होंने कहा कि आज नॉमिनेशंस की जांच के बाद सिर्फ 2 उम्मीदवारों मुर्मू और सिन्हा के कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए और दीगर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुख्तलिफ कोताहियों की वजह से मुस्तरद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक नामों की वापसी 2 जुलाई की दोपहर 3 बजे तक की जा सकती है। इसके बाद सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर वोटिंग 18 जुलाई को होगी और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। इंतखाबात के लिए दाखिल किए गए जुमला 115 नॉमिनेशंस में से 28 नॉमिनेशंस दाखिल करते वक्त ही मुस्तरद कर दिए गए। ये नॉमिनेशंस नामजदगी सदर और नायब सदर एक्ट माफ कीजिएगा इसको लेकर जो कानून है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के तहत रिजेक्ट किए गए। बाकी 87 नॉमिनेशंस की जांच पड़ताल की गई, जिनमें से 79 नॉमिनेशंस मुकम्मल ना होने की वजह से रिजेक्ट किए गए।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमेरात को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में जबरदस्त इजाफे के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि मोदी मगरमच्छ के आंसू बहाने में माहिर हैं और आवाम के दुख दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि मोदी ने उज्ज्वला स्कीम के बारे में जज्बाती बातें कही और उन्होंने जितने आंसू बहाए वो फर्जी थे। उन्होंने कहा कि हक़ इत्तलात कानून के तहत मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक सिलेंडर की कीमत ज़्यादा होने की वजह से मुल्क में 3,59,00,000 सारिफीन ने एलपीजी सिलेंडर नहीं भरवाया। एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज 1,000 से ज़ायद हो गई। फेसबुक पर पोस्ट किए गए इस पैगाम में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। इस स्कीम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। पेट्रोल पंप से लेकर अखबार तक। फिर 10 अगस्त 2021 को दोबारा उज्ज्वला 2 को लॉन्च करके आवाम के टैक्स के पैसों से इश्तिहारात पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई और आज एक सिलेंडर भरने की कीमत 1,000 रुपए हो गई है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में हुए आजमगढ़ रामपुर लोकसभा सीट के ज़मीनी इंतखाबात को पार्टी के लिए काफी हौसला अफजा करार देते हुए जिम्मेदारान से पार्टी तंजीम को जमीनी सतह पर मजीद मजबूत करने की हिदायत दी, जिससे साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में पार्टी का मुजाहरा बेहतर हो सके। मायावती ने जुमेरात को पार्टी दफ्तर में ज़मीनी इंतखाबात के नताइज की जायजा मीटिंग में बीएसपी के सभी 18 डिवीजन के ओहदेदारों से कहा कि पार्टी की तंजीम को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने और अवामी हिमायत की तोसी के काम को मजीद मजबूती से करना होगा। काबिल जिक्र है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए जमीनी इलेक्शन में बीएसपी के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 29% वोट हासिल करके समाजवादी पार्टी की शिकस्त को यकीनी बनाया। इसरो ने सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। इसरो के रॉकेट पीएसएलवी ने तीनों सैटेलाइट्स को 570 किलोमीटर ऊंचाई पर तय ऑर्बिट में एस्टैब्लिश कर दिया। रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट किसी भी मौसम में दिन और रात में भी तस्वीरें ले सकेंगे। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में एक्टिव केसेस की तादाद कोविड के 1,04,000 माफ कीजिएगा कोविड के की तादाद में इजाफा हुआ है। 24 घंटों के दौरान 39 मरीज कोरोना इन्फेक्शन की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और अब तक इस मोजी वायरस से हिंदुस्तान में मरने वालों की तादाद 5,25,116 हो चुकी है। अब एक खबर यमन से। यमन में एक जोरदार धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों की मरने की खबर है। यमन में चाशुम्बे के रोज एक कार बम फटने से 6 लोगों की मौत हुई। धमाकों से लेस इस कार का निशाना एक सिक्योरिटी ओहदेदार था। यमन के एडन में हुए इस ब्लास्ट में 8 लोग जख्मी हुए हैं। यमन के एक ओहदेदार ने बताया कि कार में ब्लास्ट तब हुआ जब सिक्योरिटी ओहदेदारों का काफिला पास से गुजर रहा था। हमले में उनके 3 गार्ड जख्मी हो गए हैं। इनमें से 2 की बाद में मौत हो गई। उनके अलावा 4 शहरियों की जान चली गई है। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे हर साल 30 जून को मनाया जाता है। सोशल मीडिया डे पहली बार दुनिया भर में 30 जून 2010 को मनाया गया था। तब से इस दिन को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे के तौर पर मनाया जाने लगा है। 2010 से पहले सोशल मीडिया का बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे। पूरी दुनिया में इसकी ज़रूरत और ग्लोबल कम्युनिकेशन में इसके रोल को हाईलाइट करने के लिए वर्ल्ड सोशल मीडिया डे मनाया जाने लगा। आज हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया एक हिसाब से हमारी जिंदगी के हर शोबे में एक अहम रोल अदा कर रहा है। इस पर एक खास रिपोर्ट हम आपको कल के खास बात में पेश करेंगे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।